चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के लिए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जो पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जिले का भविष्य बदलने वाली है। 300 दर्शक क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण, डांडा ककनई में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पैराग्लाइडिंग केंद्र की स्थापना, आदिम जनजाति में ट्राइबल टूरिज्म केंद्र की स्थापना और टनकपुर अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एजुकेशन ब्लॉक का निर्माण जैसी योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने माघ माह के मौके पर खिचड़ी भोग और प्रसाद कार्यक्रम में सामाजिक एकता का संदेश दिया। टनकपुर शारदा घाट में 107 करोड़ रुपए की लागत से शारदा कॉरिडोर पुनर्विकास काम की आधारशिला भी रखी और 319 करोड़ रुपए की लागत से 20 विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। चंपावत को विकास की 4 ऐतिहासिक सौगातें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जिले का भविष्य बदलने का दावा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो 4 घोषणाएं की, उनके आधार पर कहा कि अब चाहे उत्तराखंड हो या फिर चंपावत हो, वहां पर जो तस्वीर और तकदीर है वो पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई देगी और विकास जो है वो रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगा। 4 महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया। खासतौर पर पर्यटन हो या संस्कृति हो या फिर शिक्षा हो, इन तमाम क्षेत्रों पर खासा फोकस भी रहेगा, ये बात उन्होंने कही। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए जो वहां की संस्कृति को दर्शाती है। आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए और आप शक्ति फार्म की बात करेंगे। शक्ति फार्म के निर्मल नगर मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आगे भी विकास जारी रखने की बात कही। तो वहीं निर्मल नगर मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा, सितारगंज में पिछले कुछ सालों में व्यापक विकास के काम हुए और आने वाले समय में भी विकास की गति को और तेज किया जाएगा। बैठक के दौरान राजनगर में प्रस्तावित आंचल फैक्ट्री को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा, जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जनसभा की तस्वीरें आप देख लीजिए। जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक और विकास कार्यों का यहाँ पर जिक्र होता है और ये तस्वीर पेश की जाती है कि विकास की रफ्तार लगातार जारी है। तो शक्ति फार्म पर यह बैठक होती है और विकास को लेकर के लगातार दावा यहां पर किया गया। निर्मल नगर में कैबिनेट मंत्री की ये जनसभा की तस्वीरें आप देख लीजिए। बड़ी तादाद में चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं इस जनसभा का हिस्सा बनने के लिए। ये बैठक बुलाई थी जिसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे पार्टी के समस्त लोग थे, शक्ति फार्म के विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़ते हुए जनता थी। मैंने हर मंच में ये बात कही है कि शक्ति फार्म में फैक्ट्री लगाने की मंशा बहुत स्पष्ट थी कि शक्ति फार्म का विकास और ज्यादा तेजी से बढ़ पाए, सितारगंज का विकास बढ़ पाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए, मातृ शक्ति को रोजगार हो, युवा को रोजगार उपलब्ध हो। क्योंकि देखिए, फैक्ट्री आएगी तभी रोजगार होंगे। पुरानी फैक्ट्री में रोजगार उपलब्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नई फैक्ट्री जब लगेंगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक क्षेत्र की भावना थी, समस्त लोगों ने अपनी भावना सामने रखी है कि लोगों को कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे डर बैठाया गया है कि सरकार जमीनें छीन रही है, सरकार जमीनों को छीन के उस पर प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है। तो मैंने आज क्षेत्र का हमेशा मन से ये बात कही है कि क्षेत्र की भावना अगर नहीं होगी तो फैक्ट्री नहीं लगेगी। मैंने बंग भवन के उद्घाटन में भी ये बात कही थी, जब हमने CHC का अपग्रेडेशन वाली हमने मीटिंग करी थी, उसमें भी यही कहा था। और आज भी अगर क्षेत्र की मंशा ये है कि फैक्ट्री वहां से शिफ्ट होनी चाहिए तो हम उस फैक्ट्री को राजनगर में नहीं लगाएंगे। तो ये बैठक बुलाई थी जिसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे पार्टी के समस्त लोग थे। मसूरी उत्तराखंड में नगरपालिका परिषद मसूरी के बोर्ड का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर टाउन हॉल सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीते 1 साल में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया गया। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से शहर में चल रही विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया गया
और शहर की सफाई व्यवस्था में योगदान देने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका के 1 साल के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए मसूरी में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल में पूरे कार्यकाल का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एकजुट होकर शहर के विकास के लिए काम करना ही नगर पालिका की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये टाउन हॉल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। पूरे विधि विधान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और मसूरी के बोर्ड का 1 साल का कार्यकाल यहाँ पर पेश किया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मंच पर तमाम दिग्गजगण मौजूद है। क्या कुछ विकास कार्य हुए, क्या कुछ उपलब्धियां रही जो जनहित में रही, उन सब का लेखा जोखा एक तरह से पेश किया गया। तो ये तस्वीरें उस कार्यक्रम की सीधी मंच पर जब यहाँ पर तमाम कार्यक्रम होते हैं, दिग्गज गण पहुँचते हैं और एक एक करके सभी को भेंट दे करके सम्मानित किया जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो क्या कुछ मसूरी को लेकर के और उत्तराखंड को लेकर के क्या कुछ बोर्ड की उपलब्धियां रही, क्या कुछ लोगों को लेकर के उनको सौगातें दी, विकास कार्य हुए, उन सब का लेखा जोखा आज पेश किया जाता है सभी के सामने। देखा विभिन्न विचारधाराओं के लोग होने के बावजूद भी मसूरी के विकास के लिए जो एकजुट है, इसके लिए मैं पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उसका सर्टिफिकेट हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने दे दिया। दूसरा, हमने अपने चुनाव में, मीरा के चुनाव में प्राण मित्रों से वायदा किया था, क्योंकि और जगह 500 रुपया उनको मानदेय पर डे मिल रहा था, सिर्फ मसूरी में कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। और आज हमारे बोर्ड ने, हमारी चेयरमैन ने, सभी साथियों ने उसमें पहल की और आज 500 रुपये से अधिक हमारे 500 रुपया प्राण मित्रों को मिल रहा है। ये भी अपने आप में उपलब्धि है। और 1 साल के कार्यकाल किसी काम के आकलन का वो नहीं होता। 1 साल तो चीज को समझने में लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम नगर पालिका परिषद मसूरी ने किए, उसके लिए यहाँ की चेयरमैन, यहाँ के बोर्ड के सभी सदस्य, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के प्राण मित्र और सबसे बड़ी बात यहाँ की जनता, पर्यावरण मित्र जो पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, जो इस शहर की सफाई की रीढ़ की हड्डी के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जब उनके सैलरी की बात आई थी, किसी को 4,000, किसी को 6,000, किसी को 7,000 और किसी को 8,000 जब मिल रही थी, तो आप उन 10 लाख रुपए में वही कर सकते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आज जो 25, पहले तो 25 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीसी करके ये बहुत विस्तृत रूप से अपने सम्मानित सभासदों के साथ बैठ करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी थी। एक एक पैसे का हमने उसमें विवरण दिया था। बावजूद उसके भी अगर पूर्व अध्यक्ष इस तरीके का आरोप लगाते हैं, अगर 23 लाख रुपए में लोगों की 15,000 से ऊपर 17,000 के आसपास आज पर्यावरण मित्र की सैलरी हुई है, तो 6,000, 4,000, 7,000, 8,000 और 17,000, 15,000 में फर्क होता है। जो सैलरी आप 10 लाख में दे रहे थे, वो सैलरी आज वो पर्यावरण मित्र 1500 और 17,000 के रूप में ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो बोलिए आप, मिल रही है या नहीं मिल रही है? जनवरी से मिल रही है, हाथ खड़े कीजिए आप। जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत नदी किनारे चिन्हित 12 विभिन्न जगहों पर खनन पट्टों का संचालन किया जाएगा। इस पहल से जहां एक तरफ नदियों की प्रभावी चैनलाइजेशन संभव हो पाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभाग को बड़ी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही प्रक्रिया मानसून सेशन से पूर्व नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि इस साल रिवर ड्रेजिंग कार्य को विशेष रूप से प्राथमिकता दी है ताकि नदियों के बहाव को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में बड़ी मात्रा में गाड़ गदेरे नदियों में मिलते हैं, जिससे नदियां उफान पर आ जाती है। इस हालत में नदी किनारे बसे गांव, काश्तकारों के खेत खलिहानों और आवासीय भवनों पर खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मानसून से पहले नदियों में जमा अतिरिक्त मलबे, रेत, बजरी और बोल्डरों को हटाने के लिए रिवर ड्रेजिंग अत्यंत आवश्यक है। तो ये तस्वीरें
आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग की है कि मॉनसून से पहले रिवर ड्रेजिंग जोरों पर है और उस पर फोकस भी किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए किसी भी तरह से बाढ़ का जो खतरा है वो कम किया जाए। रिवर ड्रेजिंग एक तरीका है जिससे नदी को चैनलाइज किया जाता है और नदी के उस एरिया से खनन किया जाता है कि रिवर को चैनलाइज करने में थोड़ी आसानी हो। तो इसके लिए ऐसे 12 हमने स्पॉट आइडेंटिफाई किए जहां पे रिवर ड्रेजिंग करना आवश्यक था और रिवर ड्रेजिंग करना संभव था। तो 12 जगहों पे जो हमने आइडेंटिफाई किए थे पट्टे रिवर ड्रेजिंग के लिए, उनका हमने 2 फरवरी को ऑक्शन भी आयोजित किया था और ऑक्शन के बाद करीब 6.5 करोड़ की लागत से ये जो पट्टे हैं वो ऑक्शनर्स ने लिए हैं। तो एक अच्छी खबर है कि रिवर ड्रेजिंग से हमारे को 2 फायदे होंगे। एक तो रिवर चैनलाइज भी हो जाएगी और साथ साथ में जनपद को और जो खनन विभाग है इसको 6.5 करोड़ का राजस्व इन खनन पट्टों के माध्यम से प्राप्त। उत्तरकाशी से खबर 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकाली गई। रैली में जनमानस को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा लीड किया गया। पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाने के बाद में रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये रैली की तस्वीरें। पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया गया। 36वें सड़क सुरक्षा रैली का ये आयोजन किया गया। पूरे एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन को ये दर्शाती तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में रैली में यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो शामिल हुए और खुद इस रैली के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं। यातायात नियमों के संदेश को आम जन तक पहुंचाने का मकसद इस रैली का रहता है। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से एक रैली निकाली गई जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है और अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करना, सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित करना है। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए और एक जागरूक। उत्तराखंड में गैर सैंड को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। पूर्व IAS अधिकारी विनोद रतूड़ी के नेतृत्व में स्थायी राजधानी गैर सैंड समिति ने जन चेतना अभियान शुरू किया है और लोगों से राय जुटा रही है। इसी बीच थराली विधानसभा से विधायक भूपाल राम टमटा ने भी गैर सैंड को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे इलाके में विकास और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वर्तमान में गैर सैंड प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और अगले महीने विधानसभा का बजट सेशन भी यहीं आयोजित किया जाएगा। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 सांस्कृतिक उत्सव के साथ में महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल बना। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य महोत्सव में विकास खंड रायपुर की दुर्गा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को हिलांस कैंटीन के माध्यम से किचन और भोजन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारी महिलाओं के लिए अपने कार्य कौशल को प्रदर्शित करने और बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर भी बनी है। दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पारंपरिक स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार कर न केवल कलाकारों और अतिथियों की प्रशंसा प्राप्त की बल्कि अपने उत्कृष्ट स्वाद से भी लोगों का दिल जीत लिया। तो ये तस्वीरें देख लीजिए।
हमें गवर्नमेंट के थ्रू हमारे NRLM से हमें हिलांस किचन मिला है, जिसमें कि हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कार्य कर रही हैं, उस किचन को चला रही हैं और उसी के द्वारा आज ये परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौतिक का एक महोत्सव लगा है, जिसमें कि यहाँ की कैटरिंग का कार्य हमारे हिलांस किचन को मिला है, जिसमें कि हमारी महिलाएं यहाँ पे घरेलू तरीके से खाना बना रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना सर्व भी हो रहा है। हम सबको बहुत अच्छे से खिला रहे हैं और गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियाँ बन रही है, कोई तंदूर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा काम हो रहा है इस तरीके से। ये कार्य के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री CM सर का मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे NRLM का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम महिलाओं को एक रोजगार दिया है, जिससे कि हमारी आय में वृद्धि हो रही है। और हम दुर्गा स्वयं सहायता समूह द्वारा हिलांस किचन का संचालन किया जा रहा है। यह हिलांस किचन कोरोनेशन हॉस्पिटल में स्थित है और उनके द्वारा बहुत ही अच्छे, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता का भोजन एक सटीक दामों पे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के क्रम में उनको सेवा संकल्प धारिणी जो संस्था है उनके द्वारा जो कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है 5 से 8 फरवरी के बीच में, उन्होंने भी उन्हें केटरिंग का काम सौंपा है और जिससे हमारे दुर्गा स्वयं सहायता समूह की अच्छी इनकम भी हो रही है और उनको एक नया एक्सपोजर भी प्राप्त हुआ है और महिलाएं इस कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित भी हैं। और महिलाओं का ये कहना है कि इस प्रकार के नए आयोजनों से उनका न सिर्फ उत्साहवर्धन होता है बल्कि उनकी आजीविका। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश लेवल पर चलाए गए सफाई अभियान के तहत आज भौरी भारापुर में भी व्यापक सफाई अभियान आयोजित किया गया। अभियान में ग्राम प्रधान अभिषेक, रुड़की BDO और ब्लॉक प्रमुख राव लुबना सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल रहे। उन्होंने खाली प्लॉट, नाली और प्लास्टिक कचरे के लिए विशेष सफाई की। BDO रुड़की ने जनता से अपील की है कि वे नियमित रूप से अपने आसपास सफाई बनाए रखें, जिससे विभिन्न बीमारियों से बचाव हो पाए। ब्लॉक प्रमुख राव लुबना ने कहा कि गांव में नाले और खाली प्लॉट में कचरा न फेंका जाए और इसे उचित तरीके से निपटाया भी जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार आज 7 तारीख को पूरे जनपद में जो है स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे पूर्व हम लोगों ने जो है विकास खंड स्तर पर हमने सफाई अभियान किया था। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ बौरी ग्राम पंचायत में आए हैं। हमारे गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे समूह की महिलाएं यहाँ आई हुई है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जो है आज एक तरफ से हम लोग जन जागरूकता के रूप में जो है उनको बताने के लिए आए हैं कि जो है प्लास्टिक को जो है किस तरह से उसको जो है डिस्पोज करना है, किस तरह से जो है एक जगह इकट्ठा करके उसको जो है हम लोग एक जगह ले जाके इसको सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद डिस्पोज करना है। ये चीज़ें हम लोग बताने के लिए यहाँ आए हैं और पूरे जो है हमारे गांव के जितने जनमानस हैं सारे सफाई अभियान में लगे हुए हैं। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलेगा तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा जो है गाँव बहुत ही सुंदर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं सभी गांव वालों से मैं एक अनुरोध भी करती हूँ कि जो है इस तरह से जो है जितने प्लास्टिक है वो एक जगह इकट्ठा करें। उसके बाद हमारे विकास खंड स्तर पर भी 7 फरवरी हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया है कि उत्तराखंड को साफ करना है और जिला अधिकारी के निर्देश पर सभी एकत्रित हुए हैं और जगह जगह सफाई हो रही है। हमने ब्लॉक से सफाई स्टार्ट की और भी कई गांव जाना है। अभी हम भोरी में हैं और यहाँ पे हमने लोगों को जागरूक किया है कि प्लास्टिक के 3 टाइप्स के वेस्ट होते हैं, तो कैसे तीनों अलग अलग प्रकार से हमें वो करने है, उन्हें मिक्स नहीं करना है। प्लास्टिक सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है तो उसे अलग करना है और गीले कूड़े को अलग करना है। और जो हमारा और चलिए बात लोहाघाट की। राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट की फार्मेसी लैब में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रैक्टिकल के दौरान एक केमिकल की बोतल टूटने से गैस फैल गई और तेज धुएं के कारण एक शिक्षिका सहित 8 छात्राएं बेहोश हुई। घटना के बाद संस्थान परिसर में हड़कंप मच गया। सभी प्रभावितों को तुरंत उपजिला अस्पताल लोहाघाट ले जाया गया, जहां पर उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक फार्मेसी प्रथम साल की छात्राएं लैब में प्रैक्टिकल कर रही थी, तभी टेबल से केमिकल बोतल गिरकर टूट पड़ी, जिससे अचानक से धुआं उठा और गैस फैलने लगी, जिससे छात्राओं को सांस लेने में काफी परेशानियां हुई और वे बेहोश हुई। 2 घंटे पहले हमारे पास 7 लड़कियां और एक मैडम थे
जो स्टाइल क्लोराइड गिरने की वजह से आई। अभी हमारे सारे डॉक्टर्स ने, जितने हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा तत्परता से काम करते हुए, साथ में मेरे सारे नर्सिंग अधिकारी और कक्ष सेवक, उसके अलावा जितना भी स्टाफ था सभी ने बहुत मेहनत से किया है। और अभी सातों बच्चे स्टेबल हैं। ईसीजी एक्सरे के साथ हमने सारी जांचें करा दी हैं और मैडम भी स्टेबल हैं। थोड़ी देर में जैसे हमारे फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन और रेस्पेक्टिव डॉक्टर पूरा जो जैसा ये लोग कहते हैं इस तरीके से आगे की। शक्ति फार्म टैगोर नगर से एक युवक की आत्महत्या का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 1 शक्ति फार्म टैगोर नगर निवासी युवक कल शाम से लापता था। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद आज सुबह लगभग 10 बजे किशनपुर रेंज में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और घटना के क्या कुछ कारण रहे ये पता लगाने में जुटी हुई है। सुबह काम पे गए यहाँ से, घर से सही सलामत, उसके बाद वापिस आए नहीं है। फिर रात गुजर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बता रहे थे कि वो आया नहीं है, क्या हुआ उनके चाचा से। फिर वो लोग खबर लिया है कि आया क्यों नहीं है, क्या बात है, तुमसे क्या लड़ाई हुआ था। तो वो जो उनका जो वाइफ है वो बता रहे नहीं, लड़ाई तो नहीं हुआ है। फिर तलाश लगाए, तलाशी के बाद जंगल में मिला उनको और किस्त लिया है। अब पता नहीं उसी वजह से लगा है, क्या करा वो तो घर वालों को पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है इसका। तो अभी ये फॉरेंसिक वाले आए थे, फिर लालकुआं क्षेत्र पड़ता है, लालकुआं की पुलिस आए हुए, हमारे शक्ति फार्म के दरोगा साहब भी आए हुए थे। तो सब यहाँ पे थे। जब शक्ति फार्म लालकुआं से आए तो हमारे शक्ति फार्म जो दरोगा साहब है इनके हैंड ओवर करके गए, क्योंकि उन्हीं के एरिया पड़ता है। तो अभी बॉडी उतार दिया गया है, बाकी अभी उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। इसका कोई उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत को देखते हुए नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवाओं से संबंधित नया टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। 3 साल पहले हुए पुराने टेंडर की अवधि खत्म होने के कारण इस साल नए सिरे से टेंडर जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि 2026 में हेली सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। यात्रा की शुरुआत अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद हेली सेवाओं का संचालन और बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।